हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डेली क्लास। डेली क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल के प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चनों का, जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो दोस्तों, आज जो है हम क्या देखने वाले हैं, प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस का। तो आज के इस सेशन को जो है अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस सेशन को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ इस सेशन को लाइक कर लें। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि आज का जो हमारा सेशन है वो कौन सा है, 48 नंबर का। कौन सा सेशन है, 48 नंबर का। अगर आप यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा इसको, तो आपको क्या सर्च करना है, हैशटैग डेली क्लास 27, डेली क्लास 48, डेली क्लास 48। तो आपको जो है 48 नंबर का क्लास जो वो मिल जाएगा। तो हमारा जो आज का सेशन है वो क्या है, प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस का। तो दोस्तों, आप लोग जितने भी हैं जल्दी से लाइव आ जाइए, क्योंकि हमारा सेशन जो वो स्टार्ट हो चुका है। जल्दी से लाइव आ जाइए आप सब। तब तक चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, सूफी जाने जाते हैं। सूफी जो है वो किस नाम से जाने जाते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो सूफी जो है वो मुस्लिम संत के नाम से जाने जाते हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी है, कि ईस्ट इंडिया कंपनी का पदार्पण कब हुआ, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में स्थापना जो है कब हुआ था। तो जल्दी से कमेंट करके बताना है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में स्थापना कब हुआ था। तो 1600 ईस्वी में। कब हुआ था, 1600 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए। अगर आप इस सेशन का पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर जो है पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। अब आपको पता ही होगा कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना जो है किस वर्ष हुई थी, तो 1980 में। कब हुई थी, 1980 में। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, 1885 में। तो 1885 में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, जबकि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना जो है वो 1980 में हुआ था। तो दोस्तों, यह क्वेश्चन जो है 3 नंबर क्वेश्चन जो है वो बिहार पुलिस कांस्टेबल के 2018 में पूछा गया था, कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो किस वर्ष हुई थी, 1980 में। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था। तो भारत में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था, यानी शुरुआत किसने की थी। तो जल्दी से बताना है कि संपूर्ण क्रांति की शुरुआत किसने की थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण ने। तो संपूर्ण क्रांति की शुरुआत किसने की थी, जयप्रकाश नारायण ने। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्थापित है। अब आपको कमेंट करके बताना है कि किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्थापित है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्थापित है, तो स्विट्जरलैंड में। किस देश में, स्विट्जरलैंड में। तो स्विट्जरलैंड में जो है प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्थापित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है। अब आपको बताना है कि राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, राज्यपालों की नियुक्ति जो है कौन करते हैं, तो भारत के राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति जो है वो राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति करते हैं। हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से विधान परिषद किस राज्य में नहीं है। अब आपको बताना है कि किस राज्य में विधान परिषद जो है नहीं है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, किस राज्य में विधान परिषद नहीं है। तो जैसे कि मैं आपको बता दूं कि बिहार और उत्तर प्रदेश में जो है विधान परिषद है, जबकि कर्नाटक में भी विधान परिषद है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, किस राज्य में विधान परिषद नहीं है। तो किस राज्य में नहीं है, गुजरात में। किस राज्य में नहीं है, गुजरात में जो है विधान परिषद नहीं है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, सी। गुजरात में विधान परिषद नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन संघवाद की विशेषता नहीं है। अब आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन संघवाद की विशेषता नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि कौन संघवाद की विशेषता नहीं है। तो कौन सा नहीं है, सत्ता का केंद्रीकरण। सत्ता का केंद्रीकरण जो है वो संघवाद की विशेषता नहीं है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में भूदान व ग्रामदान आंदोलन किसने आरंभ किया था। तो भारत में भूदान और ग्रामदान आंदोलन जो है किसने आरंभ किए थे।
तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? किसने आरंभ किए थे? तो आचार्य विनोबा भावे ने। किसने? आचार्य विनोबा भावे ने भूदान और ग्रामदान आंदोलन की शुरुआत की थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है। हमारा ऑप्शन है वर्ष 1971 में दहेज निरोध अधिनियम बना। हमारा ऑप्शन क्या है? 1971 में दहेज निरोध अधिनियम बना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दहेज मांगने वालों की न्यूनतम 5 वर्ष की सजा होती है। दहेज मांगने वालों की न्यूनतम 5 वर्ष की सजा होती है। नेक्स्ट है दहेज प्रथा आज भी एक समस्या है। नेक्स्ट है लोगों को जागृत करने के लिए सरकार कई कदम उठा रही है। तो इनमें से क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ए। कौन सा कथन सत्य नहीं है? ए। हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए जो है हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। तो इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो वर्ष 1971 में दहेज निरोध अधिनियम बना। तो यह ऑप्शन जो हमारा सही नहीं है। नेक्स्ट क्या है, महात्मा गांधी ने कौन सी पत्रिका शुरू की थी? अब आपको बताना है कि महात्मा गांधी ने कौन सी पत्रिका शुरू की थी। और दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि यहाँ जो है हमारा ऑप्शन क्या हो जाता? ए। हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाता है? ए ऑप्शन हो जाता। तो अब आपको बताना है कि दहेज विरोधी अधिनियम जो है वो किस वर्ष बना था। अब आपको कमेंट करके बताना है कि दहेज विरोधी अधिनियम जो है किस वर्ष बनाया गया था। तो इसका आंसर जो है आपको कमेंट करना है। तब तक हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, महात्मा गांधी ने कौन सी पत्रिका शुरू की? तो जल्दी से इसका आंसर बताइए कि कौन सी पत्रिका शुरू की थी? तो हरिजन। कौन सी पत्रिका जो है महात्मा गांधी ने शुरू की थी? तो हरिजन पत्रिका। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा सी। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्क की वर्तमान में कितने सदस्य हैं? सार्क जो एजेंसी है तो वर्तमान में उसके कितने देश जो है सदस्य हैं? तो आपको जल्दी से इसका आंसर बताना है कि सार्क की वर्तमान में सदस्यों की संख्या कितनी है। तो कितनी है सदस्यों की संख्या? 8। कितनी है? 8। हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है निर्वाचन प्रक्रिया में क्या सही नहीं है? तो निर्वाचन प्रक्रिया के विषय में क्या सही नहीं है? क्या सही है? तो निर्वाचन प्रक्रिया के विषय में क्या सही है? तो आपको जल्दी से कमेंट करके बताना है कि निर्वाचन प्रक्रिया के विषय में कौन सा सही ऑप्शन है। जैसे कि यहाँ पे हम देख लें तो फर्स्ट क्या है, निर्वाचन में किसी उम्मीदवार को अपने क्षेत्र में 1/3 भाग से कम मत प्राप्त हो तो उसकी जमानत राशि जब्त हो जाती है। नेक्स्ट क्या है, प्रत्येक पार्टी अपने चुनाव चिन्ह को खुद तैयार करता है। तो इनमें तो ये तो गलत हो जाएगा कि प्रत्येक पार्टी अपने चुनाव चिन्ह को खुद तैयार करता है। नेक्स्ट क्या है, प्रत्येक दल अपना घोषणा पत्र तैयार करता है जिसमें उसके कार्यक्रम, सिद्धांत और उद्देश्य होते हैं। तो प्रत्येक दल अपना घोषणा पत्र तैयार करता है जिसमें उसके कार्यक्रम, सिद्धांत और उद्देश्य होते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, निर्वाचन प्रक्रिया के विषय में क्या सही है? तो दोस्तों इनमें से जो है क्या सही है? तो प्रत्येक दल अपना घोषणा पत्र जो है खुद तैयार करता है और उसके कार्यक्रम और सिद्धांत का उद्देश्य उसमें अंकित होता है। तो सही सी ऑप्शन जो हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। लेकिन ए ऑप्शन जो हमारा गलत है, क्योंकि निर्वाचन में किसी उम्मीदवार को अपने क्षेत्र में 1/3 भाग से कम प्राप्त हो तो उसकी जमानत राशि जब्त हो जाती है, जबकि ये गलत है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान अपने नागरिकों को कौन से अधिकार की गारंटी देता है? क्वेश्चन है हमारा, संविधान अपने नागरिकों को कौन से अधिकार की गारंटी देता है? तो कौन से अधिकार की गारंटी देती है? समानता का अधिकार। कौन सी अधिकार का गारंटी देता है? तो समानता का अधिकार। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा? समानता का अधिकार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? समानता का अधिकार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो हमारा ऑप्शन इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? ए। 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करते हैं? अब आपको बताना है कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव जो है वो कौन करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करता है? तो दोस्तों राज्यों की विधानसभाओं का सदस्य। तो राज्य में जो विधानसभा होते हैं उनके सदस्य जो है राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रसंघ के निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा सही नहीं है? अब आपको बताना है कि राष्ट्रसंघ के निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा सही नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा?
कौन सा सही नहीं है? सी, शांति भंग करने वाले देशों की सरकार को बर्खास्त करना। हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? शांति भंग करने वाले देशों की सरकार को बर्खास्त करना। तो कौन सा उद्देश्य सही नहीं है? तो सी नंबर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सिद्धार्थ ने किस धर्म की स्थापना की थी? अब आपको बताना है कि सिद्धार्थ ने किस धर्म की स्थापना की थी। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि सिद्धार्थ ने किस धर्म की स्थापना की थी। और दोस्तों, इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपने अभी तक इस सेशन को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से इस सेशन को लाइक कर लें। और इसका आंसर आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में देना है कि सिद्धार्थ ने किस धर्म की स्थापना की थी। तो सिद्धार्थ ने किस धर्म की स्थापना की थी? बौद्ध धर्म की। किस धर्म की? बौद्ध धर्म की। हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, सिद्धार्थ ने किस धर्म की स्थापना की थी? बौद्ध धर्म की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना जो है वो किसने की थी? तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? एनी बेसेंट ने। एनी बेसेंट ने। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना एनी बेसेंट ने की थी। हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा सी। अब देखिए यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस घटना को द्वितीय विश्व युद्ध का ड्रेस रिहर्सल कहा जाता है? तो किस घटना को जो है द्वितीय विश्व युद्ध का ड्रेस रिहर्सल कहा जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो स्पेन का गृह युद्ध। स्पेन के गृह युद्ध को जो है ड्रेस रिहर्सल के नाम से जाना जाता है। तो द्वितीय विश्व युद्ध का ड्रेस रिहर्सल किसे कहा जाता है? स्पेन के गृह युद्ध को। तो स्पेन के गृह युद्ध को द्वितीय विश्व युद्ध का ड्रेस रिहर्सल कहा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? अब आपको बताना है कि स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहाँ पे हुआ था। तो दोस्तों, कहाँ पे हुआ था? इलाहाबाद में। कहाँ पे हुआ था? इलाहाबाद में। तो स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? इलाहाबाद में। अब जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का नारा दिया था। अब आपको जल्दी से कमेंट करके बताना है कि किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का नारा दिया था। तो दोस्तों, किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का नारा दिया था? तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? खिलाफत आंदोलन। कौन सा आंदोलन? खिलाफत आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का नारा दिया था। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी। अब नेक्स्ट है, इनमें से कौन अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का परिणाम नहीं है? क्वेश्चन क्या है? इनमें से कौन अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का परिणाम नहीं है? तो जल्दी से आपको आंसर देना है कि इनमें से कौन अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का परिणाम नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, इंग्लैंड में जल्द ही कोई सुधार क्या है? लागू हुए। इंग्लैंड में जल्द ही कई सुधार लागू हुए। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा डी। क्वेश्चन था हमारा, इनमें से कौन अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का परिणाम नहीं है? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, इंग्लैंड में जल्द ही कई सुधार लागू हुए। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। क्योंकि इंग्लैंड जो है वो एक अलग देश है। इंग्लैंड जो है क्या है? एक अलग देश है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। अब नेक्स्ट है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत जो है कब हुई थी? तो 1930 में। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा सी, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1930 में। अब नेक्स्ट है, ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने किस क्षेत्र में सहयोग दिया? तो आपको बताना है कि ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने किस क्षेत्र में सहयोग दिया था। तो किस क्षेत्र में सहयोग दिया था? तो महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में। महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने सहयोग किया था। अब नेक्स्ट है, इनमें से किसका उपनाम सीमांत गांधी था? अब आपको बताना है कि इनमें से किसका उपनाम जो है सीमांत गांधी था। तो जल्दी से इसका आंसर देना है कि किसका उपनाम सीमांत गांधी था। तो किसका नाम सीमांत गांधी था? तो खान अब्दुल गफ्फार खान का। खान अब्दुल गफ्फार खान का उपनाम था सीमांत गांधी। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी घटना प्रथम विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है? अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सी घटना जो है प्रथम विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कौन सा घटना जो है प्रथम विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, विश्व के अधिकांश देशों में गणतंत्र की स्थापना। तो कौन सा प्रथम विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है? विश्व के अधिकांश देशों में गणतंत्र की स्थापना। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो आप सभी को पता होगा कि विश्व जल दिवस जो है कब मनाया जाता है? 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है, 22 मार्च को। नेक्स्ट है, वह उपकरण जो वायुदाब मापने हेतु प्रयुक्त होता है वह कौन सा है? तो वायुदाब को मापने के लिए कौन सा उपकरण का प्रयोग किया जाता है? यहाँ पे ऑप्शन है बैरोमीटर, थर्मामीटर, हेक्टोमीटर और एनोमीटर। तो वायुदाब को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो बैरोमीटर का। वायुदाब को मापने के लिए बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। अब नेक्स्ट है, वायुमंडलीय परत जो सूर्य के पराबैंगनी विकिरणों से हमारी रक्षा करता है वह कौन सी परत है? तो वायुमंडलीय परत जो सूर्य की पराबैंगनी विकिरणों से हमारी रक्षा करता है तो वह वायुमंडल की कौन सी परत है? तो कौन सी परत जो है सूर्य के पराबैंगनी विकिरणों से हमारी रक्षा करता है? तो ओजोन मंडल। कौन? ओजोन मंडल। ओजोन मंडल जो है वो सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? तो सरदार सरोवर बांध जो है वो किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? नर्मदा नदी पर। तो सरदार सरोवर बांध जो है किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध है। अब नेक्स्ट है, वायु में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की प्रतिशत कितनी होती है? तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की प्रतिशत की मात्रा क्या है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वायुमंडल में यानी वायु में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा जो है कितनी होती है? तो कितनी होती है? 0.03%। 0.03%। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की प्रतिशत की मात्रा कितनी है? 0.03%। नेक्स्ट है, प्रति विषुवतीय धाराओं का प्रवाह दिशा क्या होता है? तो प्रति विषुवतीय धाराओं का प्रवाह की दिशा जो है क्या होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रति विषुवतीय धाराओं का प्रवाह की दिशा क्या होता है? तो पश्चिम से पूरब। पश्चिम से पूरब। तो प्रति विषुवतीय धाराओं का प्रवाह का दिशा क्या होता है? पश्चिम से पूरब। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान दाब वाले स्थानों से गुजरने वाली काल्पनिक रेखाएं कौन सी है? तो समान दाब वाले स्थानों से गुजरने वाली काल्पनिक रेखाएं कौन सी है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आइसोबार। इसका सही आंसर हो जाएगा आइसोबार। तो समान दाब वाले स्थानों से गुजरने वाली काल्पनिक रेखाएं हैं आइसोबार। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं क्या कहलाते हैं? वह जीव जो सूर्य की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं क्या कहलाता है? तो दोस्तों, जो सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं उत्पादक। जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाता है क्या कहलाता है? उत्पादक कहलाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। उत्पादक जो है वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाता है। तो उत्पादक के अंतर्गत क्या सब आता है? तो घास फूस और पेड़ पौधे। तो पेड़ पौधे जो वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं। और आपको कमेंट करके बताना है कि पौधा जो है वो प्रकाश संश्लेषण यानी प्रकाश के समय जो है वो कौन सा गैस जो है सांस लेती है। तो आपको बताना है कि पेड़ जो है वो प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में कौन सा गैस सांस लेती है। तो इसका आंसर आपको कमेंट करना है कि प्रकाश जो है वो सूर्य की उपस्थिति में यानी प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में कौन सी गैस सांस लेती है। तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदी जो पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित नहीं होती है वह कौन सी है? तो वह नदी जो पूर्व से पश्चिम प्रवाहित नहीं होती है, तो वो कौन सी नदी है जो पूर्व से पश्चिम प्रवाहित नहीं होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंबल नदी। चंबल नदी जो है वो पूर्व से पश्चिम प्रवाहित नहीं होती है। चंबल नदी जो है वो पूर्व से पश्चिम प्रवाहित नहीं होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। चंबल नदी पूर्व से पश्चिम प्रवाहित नहीं होती है। तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्द्रता प्रदर्शन की विधि जिसमें आर्द्रता को प्रतिशत में प्रदर्शित किया जाता है वह क्या है? तो आर्द्रता प्रदर्शन की विधि जिसमें आर्द्रता को प्रतिशत में प्रदर्शित किया जाता है वह क्या है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सापेक्ष आर्द्रता। क्या हो जाएगा? सापेक्ष आर्द्रता। तो आर्द्रता प्रदर्शन की विधि जिसमें आर्द्रता को प्रतिशत में प्रदर्शित किया जाता है वह क्या है? सापेक्ष आर्द्रता। अब नेक्स्ट है,
प्रारंभ में एक अविभाजित विशाल स्थलखंड था, वह क्या कहलाता था? तो प्रारंभ में एक अविभाजित विशाल स्थलखंड था, उसे क्या कहा जाता था? तो उसे क्या कहा जाता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पेंजिया। क्या कहा जाता था? पेंजिया। तो विशाल स्थलखंड को क्या कहा जाता था? पेंजिया। अब नेक्स्ट है, पृथ्वी के केंद्र की ओर परतों के क्रमागत विन्यास कौन से हैं? तो पृथ्वी के केंद्र की ओर परतों का क्रमागत विन्यास कौन सा है? तो जैसे कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन है सियाल, सीमा, नीफे, सियाल, नीफे, सीमा, सीमा, सियाल, नीफे और नीफे, सियाल, सीमा। तो पृथ्वी के केंद्र की ओर परतों का क्रमागत विन्यास कौन सा है? तो कौन सा है? सियाल, सीमा और नीफे। सियाल, सीमा और नीफे, ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो पृथ्वी के केंद्र की ओर परतों का क्रमागत विन्यास कौन सा है? सियाल, सीमा और नीफे। अब नेक्स्ट है, वह प्रदेश जो फल और कृषि के लिए प्रसिद्ध है। तो कौन सा प्रदेश जो है फल और कृषि के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? कौन सा प्रदेश फल और कृषि के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? भूमध्य सागरीय प्रदेश। तो भूमध्य सागरीय प्रदेश जो है फल और कृषि के लिए प्रसिद्ध है। भूमध्य सागरीय प्रदेश जो है वो क्या है? फल और कृषि के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है हमारा शुद्ध वाक्य छांटिए, यानी हिंदी का प्रश्न है कि शुद्ध वाक्य छांटिए। यहाँ पे हमारा फर्स्ट ऑप्शन है नेताजी को आज वहाँ जाना है। तो नेताजी को आज वहाँ जाना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेताजी ने आज वहाँ जाना है। तो यह ऑप्शन तो हमारा पहले ही गलत हो जाता है। तो हमारा सेकेंड ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या है? आज वहाँ नेताजी ने जाना है, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? वहाँ आज नेताजी ने जाना है, तो ये भी जो है गलत हो जाएगा। तो हमारा शुद्ध वाक्य कौन सा हो जाएगा? नेताजी को आज वहाँ जाना है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, नेताजी को आज वहाँ जाना है। नेक्स्ट है वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहा जाता है? तो वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहा जाता है? शब्द कहा जाता है। तो वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अंग। अंग क्या है? तो आपको दिए गए ऑप्शन में से इसका आंसर देना है कि अंग जो है क्या है। एक स्वर है, एक व्यंजन, अयोगवा या अनंत। तो अंग जो है क्या है? तो अंग क्या है? एक अयोगवा है। अंग क्या है? एक अयोगवा है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, अंग क्या है? एक अयोगवा है। नेक्स्ट है व्यवहार और मत शब्दों का सही पर्याय क्या है? व्यवहार और मत क्या है? यहाँ पे दो शब्द हैं। व्यवहार और मत शब्दों का सही पर्याय क्या है? तो आपको जल्दी से बताना है कि व्यवहार का पर्याय क्या होता है। तो व्यवहार का पर्याय क्या हो जाएगा? तो व्यवहार का पर्याय होता है आचरण। व्यवहार का पर्याय क्या होता है? सॉरी, यहाँ पे व्यवहार का पर्याय हो जाएगा आचार। व्यवहार का पर्याय क्या हो जाएगा? आचार। जबकि मत का क्या हो जाएगा? मत का विचार। मत का क्या हो जाएगा? विचार। तो व्यवहार का हो जाएगा आचार और मत का विचार। तो व्यवहार और मत शब्दों का सही पर्याय क्या है? आचार और विचार। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यंजन संधि के उदाहरण कौन से हैं? तो आपको अच्छे से एग्जाम्पल को देखना है और अच्छे से आंसर बताना है कि कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण है। तो दोस्तों हिंदी का क्लास जो वो जल्दी स्टार्ट होने वाला है, तब तक आपको इसका आंसर देना है कि व्यंजन संधि का उदाहरण कौन सा है। तो जल्दी से आंसर देना है कि व्यंजन संधि के उदाहरण कौन से हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उल्लास, संगम और संभावना। उल्लास, संगम और संभावना क्या है? एक व्यंजन संधि है। उल्लास, संगम और संभावना जो है क्या है? एक व्यंजन संधि है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। अब आपको ये पता नहीं होगा कि ये व्यंजन संधि कैसे है। तो जब हिंदी का क्लास स्टार्ट किया जाएगा तब आपको बता दिया जाएगा कि कौन सा जो है वो व्यंजन संधि होता है और कौन सा स्वर संधि होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा समाज में आज भी सीता सावित्रियों का महत्व है। समाज में आज भी सीता सावित्रियों का महत्व है। यह रेखांकित शब्दों का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ जो है रेखांकित शब्दों का प्रयोग हुआ है।
मतलब यहाँ पे जो है सीता सावित्री जो है वो क्या है, सीता और सावित्रियों जो है वो क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है या क्या है। तो आपको जो ऑप्शन देखना है और इसका आंसर बताना है। समाज में आज भी सीता सावित्रियों का महत्व है, यह रेखांकित शब्दों का प्रयोग हुआ है। तो आपको बताना है कि सीता और सावित्रियों का इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो सीता सावित्रियों का जो है व्यक्तिवाचक से भाववाचक में बदला गया है या भाववाचक को व्यक्तिवाचक में। नेक्स्ट ऑप्शन है व्यक्तिवाचक को जातिवाचक के रूप में बदला है या जातिवाचक को व्यक्तिवाचक के रूप में बदला है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे आप देख लीजिए सीता, सीता क्या है, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। सीता क्या है, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जबकि यहाँ पे हमारा क्या है, सीता सावित्रियों। सीता तो व्यक्तिवाचक हो गया, जबकि सावित्रियों जो है वो क्या है, एक सावित्री क्या एक जातिवाचक है, जातिवाचक है। तो सावित्री क्या एक जातिवाचक है, जबकि सीता एक व्यक्तिवाचक है और सावित्री क्या है, एक जातिवाचक है। तो अब हमें यहाँ पे ऑप्शन में देखना है कि किस ऑप्शन में जो सीता क्या है, एक व्यक्तिवाचक है और सावित्री क्या एक जातिवाचक है। तो अब आपको देखना है कि किस ऑप्शन में व्यक्तिवाचक से जातिवाचक दिया गया है। जैसे कि यहाँ पे आप देख लीजिए व्यक्तिवाचक से भाववाचक है, भाववाचक से व्यक्तिवाचक, तो यहाँ पे है व्यक्तिवाचक से जातिवाचक और जातिवाचक से व्यक्तिवाचक। तो आपको देखना क्या था, व्यक्तिवाचक से जातिवाचक। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा सी, व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक के रूप में है। तो समाज में आज भी सीता सावित्रियों का महत्व है। तो सीता सावित्रियों का कहाँ क्या प्रयोग किया गया है, तो सीता जो है वो क्या है, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जबकि उसके साथ सावित्रियों का प्रयोग किया गया है। तो सावित्रियों क्या है, एक जातिवाचक संज्ञा है। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक ने रोटी खाई, रेखांकित शब्द का परिचय दीजिए। तो बालक ने रोटी खाई, तो दोस्तों अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही आंसर हो जाएगा। बालक ने रोटी खाई, बालक ने क्या की, रोटी खाई। तो बालक जो है क्या क्या, रोटी खाया। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा डी, संक्रामक क्रिया एक वचन स्त्रीलिंग अन्य पुरुष भूतकाल और कर्तव्यवाच्य। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। अब देखिए यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचशील का प्रतिपादन किस वर्ष में हुआ। पंचशील का प्रतिपादन किस वर्ष में हुआ। तो पंचशील का प्रतिपादन जो है वो हुआ था 1955 में। पंचशील का प्रतिपादन किस वर्ष में हुआ, 1955 में। अब यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और आपको जल्दी से इसका आंसर बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है कब मनाया जाता है, 8 मार्च को। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रामचरितमानस किसने लिखी। अब आपको जल्दी से कमेंट करके इसका आंसर बताना है कि रामचरितमानस जो है किसने लिखी। तो दोस्तों रामचरितमानस जो है किसने लिखी है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तुलसीदास। रामचरितमानस की रचना कौन किए थे, तुलसीदास जी ने की थी। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए, रामचरितमानस किसने लिखा, तो तुलसीदास जी ने। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रुपयों का नया प्रतीक किसने दिया था। तो भारतीय रुपये का नया प्रतीक जो है, प्रतीक क्या है, ये वाला यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो है क्या है, रुपये का प्रतीक है। तो यह सर्वप्रथम किसने दिया था। तो भारतीय रुपये का नया प्रतीक जो है वो किसने तैयार किया था, तो डी उदय कुमार ने। किसने, डी उदय कुमार ने। तो भारतीय रुपये का नया प्रतीक डी उदय कुमार ने तैयार किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूलों की घाटी कहाँ स्थित है। अब आपको बताना है कि फूलों की घाटी जो है वो कहाँ स्थित है। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, फूलों की घाटी कहाँ स्थित है, उत्तराखंड में। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमजद अली खान इनमें से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। क्वेश्चन क्या है, अमजद अली खान इनमें से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। अब आपको बताना है कि अमजद अली खान जो है इनमें से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो सरोद से। किससे,
स्रोत से। हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। अब देखिए यहाँ पे हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, रेड क्रॉस संस्था के संस्थापक कौन थे? क्वेश्चन क्या है? रेड क्रॉस संस्था के संस्थापक कौन थे? तो अब आपको जल्दी से कमेंट करना और इसका आंसर बताना है कि रेड क्रॉस संस्था के संस्थापक कौन थे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जीन हेनरी ड्यूनेट। किसने स्थापना किया था रेड क्रॉस का? तो जीन हेनरी ड्यूनेट ने, हेनरी ड्यूनेट ने रेड क्रॉस संस्था की स्थापना की थी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही था। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो इस सेशन को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आपने 3 बजे वाली क्लास और आज के 12:30 बजे वाली क्लास नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, वहाँ से आप उस क्लास को देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको ये जो है वीडियो अच्छा लगा होगा और आपके लिए बहुत ही उपयोगी हो। तो दोस्तों अब हम मिलेंगे कल 6 बजे। अब हम कल मिलेंगे? 6 बजे। तो कल सुबह 6 बजे जो है हम मिलेंगे प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चनों की सीरीज के साथ। तो कितने बजे? 6 बजे। तो कल 6 बजे जो है क्लास अटेंड करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों अब मिलेंगे कल 6 बजे। तब तक के लिए गुड नाइट।